हेलो बच्चों, विज्ञान और हम में आप सभी का स्वागत है। और आजकल हम कोशिका सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके 7 भाग आ चुके हैं जिसमें कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। अगर आपको अच्छे से इसको समझना है तो इसके 7 भाग देख लीजिएगा, फिर आपको आगे की क्लासेस समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज हम क्या शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोशिका अंगक के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यह एक कोशिका अंगक है, आप इस चित्र में देख रहे होंगे, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आप लोग जान ही रहे होंगे कि अगर किसी भी मनुष्य को या किसी भी जीव जंतु को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी ऊर्जा किससे मिलती है? जब हम भोजन करते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है, तब जाके हम लोग का बॉडी जो है वो काम करता है अच्छे से। तो उसी प्रकार कोशिका में भी जो जितने सारे एक्टिविटीज़ होती है, जितनी सारी प्रक्रियाएं होती है, उसके अंदर भी जीवन, हमने पहले भी कहा है कि जीवन की जितनी सारी एक्टिविटी, जितनी सारी गतिविधियां होती है, वो सारी की सारी एक कोशिका में भी होती है। तो उस कोशिका को भी तो अब भोजन चाहिए, उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आएगा कहाँ से? वो तो हमारे तरह खाती नहीं है, तो अब उसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। तो कोशिका में एनर्जी उत्पादन करने के लिए बोल सकते हैं उसको, या ऊर्जा उत्पादन करने के लिए एक ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए आज इस विज्ञान के सफ़र में हम कोशिका के ऊर्जागृह या पावर हाउस ऑफ कोशिका, पावर हाउस ऑफ सेल के बारे में थोड़ी सी अध्ययन करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का मुख्य अंगक है और यह किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। यह काफ़ी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन्स होती है, मतलब काफ़ी सूक्ष्म होती है, छोटी होती है। इनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और ये क्या होती है? कोशिका द्रव्य में बिखरी होती है। जैसे ये हमारा एक सेल है, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये सेल है, ये कुछ ऑर्गन्स है इसमें, ये न्यूक्लियस है और ये सारा उसका ऑर्गन है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के बीच के भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। उसी में से एक है क्या? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होती है, सर्वप्रथम इसकी खोज के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? कॉलिकन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जो मांसपेशियों में उन्होंने पहले देखा इसको, फिर उसके बारे में बताया। और सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसका नामकरण किया, जिसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी संरचना कैसी होती है इसको हम देख रहे हैं। इसकी संरचना अगर हम देखें तो ये छड़ के समान, धागे नुमा, दानेदार या गोलाकार दिखाई पड़ती है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये कैसी तस्तरी की तरह या उभरी हुई प्लेट के जैसी दिखाई पड़े, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो झिल्ली होती है या परत होती है या उसका बाहरी सरफेस होता है, वो 2 झिल्ली से बनी हुई होती है, एक अंतर झिल्ली और एक बाहरी झिल्ली। और इसके अंदर क्या होता है? एक मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, और मैट्रिक्स में ये कुछ क्रिस्टी नुमा, उंगली नुमा कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। ये बाहरी झिल्ली है और ये अंतर झिल्ली, और अंतर झिल्ली से कुछ उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और ये क्रिस्टी, इसी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, इनकी माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी के अंदर ही कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो है कोशिकीय श्वसन में मदद करती है, उसको ऊर्जा बनाने में उसमें मदद करती है। इस गुहा को, इस क्रिस्टी किसमें धसी हुई होती है? तो वो मैट्रिक्स में धसी हुई होती है। इस जगह को, स्पेस को क्या बोलते हैं? ये जो स्पेस दिखाया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स। और इसके अंदर ही अंतर झिल्ली से जुड़ी हुई
कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं होती है जिनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, और ये क्रिस्टी मैट्रिक्स में धसी हुई होती है। और इसका अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, डीएनए और राइबोसोम भी पाया जाता है, जिसके कारण कि यह अपना प्रोटीन बनाने में सक्षम होती है। क्या होती है कि ये अपना प्रोटीन इसका प्रोटीन जो ये अपना यूज़ करती है, उपयोग करती है, यह अपना डीएनए आरएनए के द्वारा, डीएनए और राइबोसोम के द्वारा बनाने में सक्षम। सबसे पहले देखा था कॉलिकर ने 1850 में मांसपेशियों में पहले देखा, फिर सी बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यह इसकी संरचना कैसी होती है, यह सूक्ष्म धागे नुमा छड़ के तरह दानेदार गोलाकार या प्लेट समान होती है, दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। बीच के भाग को माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली से मैट्रिक्स में एक संरचना निकलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, और इसी में कोशिकीय श्वसन से संबंधित एंजाइम्स होते हैं। इसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है। अब हम इसके कार्य के बारे में देखते हैं। कोशिका में जितने सारे अंगक पाए जाते हैं उन सभी का कुछ न कुछ महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबका अपना अपना एक कार्य बटा हुआ होता है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि देश में हर तरह का विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है, पुलिस विभाग का अपना काम है, आर्मी अलग होती है, राजनीति अलग होती है। उसी प्रकार कोशिका में भी हर काम के लिए अलग अलग ऑर्गन सोचिए तो नियुक्त किए गए हैं, और उनकी जिम्मेदारी है कि कोशिका को वो सुचारू रूप से जीवित रखे, उसे स्वस्थ रखे। और उसी में से हमारा एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका काम है कोशिकीय श्वसन में मदद करना। तो इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम्स के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण होता है, और उसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, उसमें बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कुछ जब भोजन वहाँ टूटता है, फूटता है जब हमारे बॉडी के अंदर, फिर उसके बहुत सारे प्रक्रियाएं चलती हैं, फिर कोशिकाओं में जाता है, और कोशिकाओं में क्या होता है कि ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, हमारा जो एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वो मुक्त होता है, और वो क्या होता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल। यह ऊर्जा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहता है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। मतलब क्या है कि जो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिकीय श्वसन होती है, उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किसमें संचित होती है, एटीपी के रूप में। और एटीपी का प्रयोग कोशिका कब करता है, जब उसमें नए यौगिक का निर्माण होता है या उसमें विभिन्न तरह की गतिविधियां होती हैं, उसको संचालित करने के लिए यह कोशिका यह एटीपी का इस्तेमाल उस वक्त करती है। पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है, यानी कि प्लांट सेल जो है, प्लांटों में, पौधों में इसकी संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये काफ़ी पाई जाती है। एक सेल में 10,000 या इससे भी ज़्यादा यह पाई जाती है। तो आज का हमारा विषय था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है कि यह कोशिका का एक मुख्य अंगक है, और कोशिका को मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, उसके कार्य करने के लिए जो ऊर्जा जो ज़रूरत होती है कोशिका को, सारा का सारा ऊर्जा यही माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, और यही सारे कोशिका में ऊर्जा को संचारित करता है, और इसके कारण, इसके फलस्वरूप कोशिका में जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है वो सुचारू रूप से होती है। हमने यहाँ भी देखा कि कोशिका में यह क्या करता है, कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। इसी के कारण इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, और यहीं से कोशिका में ऊर्जा का संचार होता है। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।